हाँ जी, एक दफ़ा दोबारा जिस तरह आपको हमने बताया कि आज हम आईने पाकिस्तान से मुतल्लिक जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, और एडवोकेट नासिर उमर साहब ने जो है अपना खुसूसी वक्त हमें दिया है, और इसको जो है चूँकि वो एक वकील हैं और कानूनदान हैं, कानून को अच्छी तरह समझते हैं, तो वो आर्टिकल्स को बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ब्रीफ कर सकते थे, इसलिए हमने इनसे जो है वो खुसूसी वक्त मांगा और उन्होंने हमें दिया है। अभी जिस तरह हमने आपको बताया आर्टिकल 10 तक जो है वो पिछली वीडियो में आपने देखा, अब जो है वो आर्टिकल 11 से 28 तक जो कि बेसिक राइट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन जारी है। तो मैं कंटिन्यू कहूँगा नासिर साहब को, नासिर साहब प्लीज़ आप जो है वो आर्टिकल 11 से 28 तक जो कि अवाम के हकूक़ हैं आईने पाकिस्तान की रूह से, वो बताइए। जी शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में जो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 11 है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन आइन में जो बताई गई है वो है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, etc प्रोहिबिटेड। ये जो 3 अल्फाज बताए गए हैं, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एट्सट्रा, में हर किस्म की ऐसी जबरी मशक्क़त जो कि आपको किसी भी तर्ज में जिसमें जबर शामिल हो, वो प्रोहिबिटेड है। इदारे यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, इदारों को कितना काम करने की ज़रूरत है, बेसिकली पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस कितनी आम है, वो हमारे सामने सारी चीज़ें एलेबरेट हैं। मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो आपके सामने कोट करूँगा, हमारे इर्द गिर्द के मोहल्लों में, मुआशरे में छोटे बच्चे जो कि होटलों पे बर्तन मांगते नज़र आते हैं, ऐसे लोग जो मैकेनिकों के साथ मोटर बाइक्स या गाड़ियों में वर्कशॉप्स में काम करते नज़र आते हैं, सब फोर्स लेबर में आता है, प्रोहिबिटेड है। बच्चों को किसी सूरत भी इस तरह की जबरी मशक्क़त के लिए किसी सूरत अलाउ नहीं किया जा सकता। आईने पाकिस्तान इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इसके कसूरवार कौन है, ज़िम्मेदारान कौन है, पाकिस्तान इसमें कितना हिस्सा डाल रहा है, और हमारे बेसिकली मुआशरे में वालिदैन कितने शामिल हैं इस सारी फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर और इन सारे मामलात में। भट्टा मालिकान और ये सारे जो हैं वो ये भी इसी में ही शामिल होते हैं, फोर्स लेबर में ही। अब जहाँ तक बच्चों के मामलात हैं, वो उनमें सबसे अहम बात ये है कि ऐसी लेजिस्लेशन जो कि स्ट्रॉन्गली वालिदैन को पाबंद करे और इदारों को एक्टिव करे, उसकी सख्त और अशद ज़रूरत है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमें शामिल किया जाता है कि हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, गैर महफूज हैं, उनसे वो काम लिए जाते हैं जो कि आम इंसान के भी बस की बात नहीं है। बच्चे 10-10, 20-20 ईंटें उठाते नज़र आते हैं, सख्त गर्मी में भट्टों पे काम करते नज़र आते हैं, सख्त गर्मी में होटलों पे बर्तन मांजते, बाइक और गाड़ियों की वर्कशॉप्स में काम करते नज़र आते हैं। हमें इसकी मुकम्मल रोकथाम हमें करनी चाहिए, और हमारा आईन पाकिस्तान इसकी मुकम्मल सपोर्ट करता है, इस पे हमें पाबंद करता है। और पाबंदी की बात जो है वो इदारों ने पाबंद होना है। आप और मैं अखलाकी तौर पे तो इसको बुरा कह सकते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी महज इतनी रह जाती है कि हम किसी को देखें तो ज़ुबान से मना कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्सफुली किसी को नहीं कह सकते मां सिवाय इदारे के। इदारे कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इदारों को और मज़ीद कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसमें ह्यूमन राइट्स के जो सेल हैं, ह्यूमन राइट्स की जो वजारत है, वो बेसिकली बेसिक रोल उसका है। ये आर्टिकल रिलेटेड टू स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर है, वो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है डायरेक्टली उसकी तरफ जाता है, उसको अट्रैक्ट करता है, और उसी ने इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी से अमल दरामद होना है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 है, जो एक्चुअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब इसमें ये एक टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म इस तरह है कि ऐसी सज़ा, ऐसा जुर्म जिसकी दोबारा से सज़ा नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस पे बात की है, नून लीग ने भी हमेशा इस पे बात की है कि हमने कई बार एहतसाब दे चुके हैं, हमने कई बार अपने आप को पेश कर दिया है, अदालतों ने हमारा कई बार एहतसाब कर लिया है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मैं बेसिकली इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज को ही समझाना चाहूँगा कि ऐसा जुर्म जिसकी एक बार सज़ा मिल चुकी है, उसकी दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती, उसको दोबारा से उसी जुर्म पे आपको जेल नहीं भेजा जा सकता, उसी जुर्म को दोबारा से आपके
पाँव में नहीं बांधा जा सकता। तो इसका ये है कि इसको प्रोटेक्शन इसमें देती है। मैं इसकी थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकता हूँ। फॉर एन ऑफेंस बाय अ पेनल्टी ग्रेटर देन और ऑफ अ काइंड डिफरेंट फ्रॉम द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर दैट ऑफेंस एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड। एंड इसका ए पार्ट है फॉर एन एक्ट और omission दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और omission, और इसमें नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन। दोबारा से किसी भी पनिशमेंट को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता उस बंदे के ऊपर, या थोपा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद जो है वो आर्टिकल 13 है, वो भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रीजमेंट है। दूसरा 14 है डिग्निटी ऑफ मैन है, वो उसकी प्रैक्टिस का हम ख़ास तौर पे ख्याल नहीं रखते, क्योंकि बेसिकली डिग्निटी ऑफ मैन जो है वो बेसिक क्वेश्चन है। अब हम बाकी मुआशरों पे उसको रोल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं कि जी बरतानिया में देखें, अमेरिका में देखें, ये इस जगह पे देखें, हमारे जो है वो मुआशरे हैं उनको जो है वो बड़ा वहाँ पे आम आदमी को बड़ी इज़्ज़त और रेस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन मेरे नबी को जो इखलाक हैं अगर हम वो अपना लें तो ये आर्टिकल कवर हो जाता है। हमें मज़ीद इस पे बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें मज़ीद पनिशमेंट के आर्टिकल पे बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें जिसने जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिले, जिसने बदअखलाक़ी की उसको उसकी सज़ा मिले, जो बदज़ुबानी करता है उसको उसकी सज़ा इस तरह मिले जैसे मेरे नबी ने फरमाया। खुतबा हज्जतुल विदा मुझसे बड़े काबिल दोस्त होंगे, मैं अक्सर उसका मुतालिया करता हूँ। आप खुतबा हज्जतुल विदा की आखिरी लाइनें पढ़ के देखें, यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने इदारों के लिए लिखा है, वो आम आदमी के लिए तो लिखा है, इदारों के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक जुर्म का बदला, जुर्म के बदले किसी बाप के जुर्म के बदले बेटे को सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये तमाम इदारों के लिए है, ये मेरे और आपके लिए नहीं है। इदारों को इस पर पाबंदी करनी चाहिए। और भी बहुत सारी इखलाकी कदरें हैं जो मेरे नबी ने सिखाई हैं, जिसको हम पाबंदी से अपने ऊपर लागू करेंगे तो मुआशरे में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मोतबर है, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रख दी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने हर वो चीज़ आपके सामने रख दी है जो कि आप जिसको पढ़ने के बाद आप समझते हैं कि मैं एक अच्छा काबिल और मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ जिसके बहुत सारे हकूक़ हैं, जिसके लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके रियासत के, लेकिन जो वो है हमें इल्म नहीं है। अब इस इल्म को किस तरह आप तक पहुंचाया जाए। बेसिक पॉइंट मैं अक्सर डिस्कशन में जब कभी मौका मिलता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप फजूल चीज़ें कोर्स में शामिल करने की बजाय इस चैप्टर को क्यों नहीं शामिल करते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल ही क्यों नहीं लगा देते। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक किताब बन के मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स तक तो चलती है, लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट 8th क्लास में चंद चैप्टर उसके शामिल करें, मैट्रिक इंटरमीडिएट में शामिल करें। आप अपने आइन के बारे में अगर नहीं जानते तो आप कैसा दावा करते हैं कि आप एक अच्छे और काबिल शहरी हैं। ये अच्छा मुतालबा है नसब आपका, और मैं जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है मज़ीद भी हम डिस्कशन करेंगे कि आईने पाकिस्तान को निसाब के अंदर जो है वो शामिल किया जाए। ये बहुत ज़बरदस्त सजेशन है नासिर साहब की, और अप्रिशिएट भी हम करेंगे और हुकूमत से भी कहेंगे और मोतबर इदारे जो हैं निसाब बनाने वाले उनको भी कहेंगे कि इसके ऊपर खसूसी गौर जो है वो किया जाए, ताकि अवाम को अपने हकूक़ के बारे में पता लगे, ना कि आप लोग जलसे जुलूसों के अंदर खड़े होकर अपनी पॉलिटिकल जो है पॉइंट स्कोरिंग करते हुए उनके हकूक़ का उनको बताएं, उनके निसाब के अंदर इस चीज़ों को शामिल करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जी नासिर साहब। जी, इसमें मैं जो बेसिक पॉइंट भी एक्चुअली इस सेशन का मतलब ये है कि हमें हमारे दोस्तों को जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि आईने पाकिस्तान का मकसद क्या है। वरना हर बंदा किताब लेके उसको पढ़ेगा, देखेगा, रख देगा, लेकिन बेसिकली समझना है कि मैंने इस किताब को पढ़ा है, मुझे मेरे क्या हकूक़ नज़र आए हैं, मुझे मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या नज़र आई हैं, इदारों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, पाबंदियाँ क्या हैं। अब जहाँ तक आप ये बहाना करें कि हमें इल्म नहीं है, तो इल्म कोई आपके घर जाके तो नहीं बांटेगा, वो तो आपको सीखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। दूसरा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे बड़ी बहस हुई। तकरीबन 1 साल पहले एक अजीब सिचुएशन मुल्क में पैदा हो गई कि जब तमाम रस्तों पे जहाँ पे नाके लगे हुए थे, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के नाके, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की चेक पोस्ट, शहबाज शरीफ साहब के घर की चेक पोस्ट, तमाम, मैं बाय नेम नहीं कहना चाहता, तमाम किस्म की चेक पोस्ट जो है वो हटा दी गई, सिर्फ इस बेसिस पे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, कोई बंदा हमें पाबंद नहीं कर सकता। माजरत के साथ मैं एक तल्ख हकीकत भी बताने जा रहा हूँ कि इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के चक्कर में हमने 14 जानें भी गंवाई हैं मॉडल टाउन में, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का यही नारा था कि ये जो हर्डल्स क्रिएट की गई हैं ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के राइट को इन्फ्रिंज करती हैं, लिहाजा इनको हटा देना मकसूद है। तो बेसिकली इस पे हमेशा बहस होती रही है, इस पे बहुत सारे जुर्म भी हो चुके हैं, बहुत सारी गलतियां भी हो चुकी हैं रियासत से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को लेके। बहुत सारे इदारों ने एक्सेसिव अपना जो रोल भी प्ले किया है, बहुत सारे इदारों ने इस पे गैर जानिबदारान और जानिबदाराना तरीके से भी अपने मामलात को देखा है, जिसमें मैंने आपको पहले एक बड़ी अहम मिसाल दी है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ असेंबली। हमारे बुज़ुर्ग कहते होते थे कि ये जो है वो जितनी भी एसोसिएशंस बनी हैं फैक्ट्रीज़ में, इदारों में, ये भुट्टो का काम है। जबकि मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि ये वाकई ही भुट्टो साहब का काम है कि इदारों में ऐसे लोगों का गिरोह पैदा करना, गिरोह नहीं कहेंगे, गैर आइनी हो जाएगा, लफ्ज़ मुनासिब नहीं चुन पाया मैं, ऐसी असम्बली, ऐसे लोग जो कि अपनी ताकत और अपनी ज़ात को मनवा सकें कि हम भी कुछ हैसियत रखते हैं। वकला कम्युनिटी में हैं, वकला की बाकायदा एसोसिएशन है, सदारत करते हैं, सेक्रेटरी है, हालांकि सफाई करने वाले महकमे में भी बाकायदा एसोसिएशन यूनियन मौजूद है। जी है। बेसिकली 2 इंटरलिंक आर्टिकल्स हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इन 2 आर्टिकल्स का कॉन्स्टिट्यूशन में होना बड़ी खुशाइन बात भी है कि ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो अपने आप को कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से सरफेस पे ला सकते हैं, वो थ्रू एसोसिएशन वो लोगों को बताएं कि हमारा ये गिरोह है, हम ये काम करते हैं, हमारे ये मकासद हैं। एसोसिएशंस बहुत सारे अच्छे कामों में भी शामिल है, लेकिन माजरत के साथ एसोसिएशंस बहुत सारे बुरे कामों में भी शामिल हैं। जिस तरह कराची में एक बहुत बड़ा हादसा देखने में हमें मिला कि वो एक एसोसिएशन जिसके आजकल अकाउंट्स निकल रहे हैं, गैर कानूनी अकाउंट्स जिसमें निकल रहे हैं, जायदादें ख़रीदी गई हैं, वो थ्रू एसोसिएशन ही निकली हैं। तो मैं इस पे मज़ीद जो वो एलेबोरेट मैंने भुट्टो साहब की मिसाल दे के बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि भुट्टो साहब से लेके जरदारी साहब तक जो है वो सारे मामला क्लियर कर दिए। मैंने इसको मुकम्मल मतलब दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश तो की है, लेकिन माजरत से शायद कर नहीं पाया। लेकिन चलें जी, अगला हमारा आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। कुछ इल्ज़ाम भी हैं सियासी तौर पे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन के नाम पे हमसे भत्ते भी वसूल किए जाते हैं। अब हमेशा सूरत हाल नाजुक भी रही है, हमेशा सूरत हाल परेशान कुन भी रही है बिज़नेस को लेके, लेकिन ये आर्टिकल हमें प्रोटेक्शन ज़रूर देता है। बार बार एक ही बहस है कि इस प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के ज़िम्मेदारान कौन हैं? इदारे हैं, इदारों के हदूदों का यूद है, इदारों ने बाकायदा एक ऐसे तरीके से इक़दामात करने हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें आम शहरी तक पहुंच सकें। आम शहरी ने आपको वो फ़ायदे देने हैं इदारों को मजबूत करके। ये बिज़नेस करेंगे, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। बिज़नेस को जितनी देर तक प्रोटेक्शन नहीं मिलता, आपकी इकोनॉमी बूस्ट अप नहीं करती। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, 2 चीज़ें उनमें बेसिकली पाई जाती हैं उनकी तरक्की में। एक तो उनके अपने ज़ाती इखलाक, कौम का ज़ाती इखलाक क्या है,
वो किस नेचर के लोग हैं, बुराई पसंद हैं, गुनाह पसंद हैं, या अपने आप को सुधारने या नेकी की तरफ जाने के जो है वो ख्वाहिशमंद हैं। दूसरा, किसी भी कौम के ज़र मुबादला ज़खायर और उनकी तमाम इकोनॉमी, जिस कौम में इखलाकी पस्ती आ जाती है उनके ज़र मुबादला ज़खायर और इकोनॉमी भी उनको बेहतर नहीं बना पाती। दूसरी तरफ जहाँ पे इखलाकी कदरें बड़ी होंगी, इखलाकी कदरें अच्छी होंगी, वहाँ पे कमज़ोर मईशत भी उस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और दूसरी तरफ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिज़नेस पे कर रहे हैं, लिहाजा तमाम इदारों की मुकम्मल ज़िम्मेदारी है कि इस आर्टिकल की प्रोटेक्शन करना और आम आदमी, आम शहरी तक इस प्रोटेक्शन को पहुँचाना। ठीक हो गया नासिर साहब, हम इस सेशन को भी यहाँ पर जो है वो ख़त्म करते हैं। वक्त की थोड़ी सी किल्लत थी और इंशाल्लाह हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लाजमी आईने पाकिस्तान की सेशन जो है वो नासिर उमर साहब के साथ हमारे रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अल्लाह हाफिज़। जी शुक्रिया।